हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज जिस इंसान की बायोग्राफी मैं आपके सामने लाया हूं, यह एक ऐसा इंसान है जिसको शेर मैसूर या कि शेर हिंदुस्तान भी कहा जाता था। यहाँ मैं बात कर रहा हूं सुल्तान अली फातेह टीपू साहब की। जो टीपू साहब की खिदमत हिंदुस्तान के लिए रही हैं वो लाजवाल खिदमत हैं। टीपू साहब ने आधी सदी तक ईस्ट इंडियन कंपनी को रोके रखा था। यानी कि अगर तारीख को उठा के देखा जाए तो ये वाहिद इंसान थे उस वक्त हिंदुस्तान में जो ईस्ट इंडियन कंपनी से लड़ने की ताकत रखते थे। इनकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एडवेंचर और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रही है। चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं इनकी बायोग्राफी को। टीपू सुल्तान, जिनको टीपू साहब भी कहा जाता था, इनकी पैदाइश हुई थी 1 दिसंबर 1751 में। इनके वालिद साहब का नाम हैदर अली था, जिनके बारे में कहा जाता है 1766 में वो भी अनडिक्लेयर्ड सुल्तान रह चुके थे, यानी कि रूल कर रहे थे मैसूर के इलाके को। मैसूर वो जगह थी जो मॉडर्न इंडिया में कर्नाटका कहलाती है। कहा जाता है पूरे कर्नाटका स्टेट के ऊपर इनका राज रहा था, जबकि बहुत सारे मकामात पर इनकी जगहें इनसे छीनी गई। इन्होंने उन जगहों को वापस लिया, काफ़ी जंगें हुई, बहुत सारी बैटल्स इन्होंने लड़ी। ज़्यादातर इनकी बैटल्स हिंदुस्तानियों से ही रही थी। टीपू सुल्तान के दौर में इनके पास टेक्नोलॉजी भरपूर तरह से मौजूद थी, जबकि कहा जाता है इनके जैसी फ़ौज पूरे हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थी। जबकि कहा जाता है टीपू सुल्तान ने बहुत सारी इस तरह की फ़ौजी इनोवेशंस करना शुरू करी थी। कहा जाता है इन्होंने फर्स्ट ट्रू रॉकेट भी ईजाद करा था, यानी कि इन्हीं की ईजाद कहलाती थी। ये एक किस्म का धमाकेदार एक रॉकेट होता था जिसके आगे ये अपनी हुकूमत का झंडा लगाते थे। टीपू सुल्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की दी थी मैसूर की पूरी रियासत को। यानी कि इनका जो नज़रिया था वो पॉलिटिकल और आर्मी की हद तक नहीं था, बल्कि इकनॉमी के हिसाब से भी टीपू सुल्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की दी थी मैसूर की पूरी रियासत को। मैसूर की रियासत हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम थी। इन्होंने तिजारत में और हर किस्म के शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करना शुरू कर दी थी, जबकि लकड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। टीपू सुल्तान की जो ज़्यादातर तिजारत का हिस्सा रहा था वो समंदर पार रहा था। हिंदुस्तान में इन्होंने कम से कम तिजारत की थी। उसकी वजह थी वहाँ पर मौजूद ऐसी रियासतें जो उस वक्त टीपू सुल्तान को गिराने के, हराने के दर पे बैठी हुई थी। इनमें मराठा, सिराज, मालाबार, निज़ाम्स, तड़ागू, बरनौट, रावणगारे और कर्नाटक शामिल थे। यानी कि मुकम्मल तौर पे जो ज़मीनी रास्ता था मैसूर का वो इन रियासतों ने घेरा हुआ था, जबकि 3 अतराफ में समंदर मौजूद था। यानी कि हिंदुस्तान में पूरी ट्रेड का सिर्फ एक ही रास्ता था जो इनकी दुश्मनों की रियासत से होता हुआ जाता था। जो जंगें इन्होंने शुरू करी थी वो कोई छोटी मोटी जंगें नहीं थी। कहा जाता है इन्होंने कई सालों तक इन सब से जंगें करी थी। जो सबसे ज़्यादा इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे वो मराठास से रहे थे। 1766 में इनके वालिद हैदर अली ने काफ़ी ज़्यादा जंगें करी थी मराठास से, लेकिन बिल आखिर मराठास ने काबू पा लिया था इनकी रियासतों के ऊपर, और हैदर अली ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में हार मानते हुए उनके माहदे को तस्लीम कर लिया था। इस माहदे में इन्होंने मैसूर की आधे से ज़्यादा रियासत मराठास के नाम कर दी थी। उस वक्त के मराठास के लीडर थे माधवराव, और कहा जाता है उन्होंने उस वक्त माधवराव को वहाँ का नवाब डिक्लेयर कर दिया था। उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 15 साल से 16 साल रही थी जब मराठास ने इनको और इनके भाई को जेल में कैद कर दिया था। जेल में काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद एक दिन वो वहाँ से राय फरार इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कहा जाता है इनका वहाँ से फ़रार होना मराठास के लिए सबसे बुरा दिन रहा था। यानी कि जब वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे तो उनके दिल में ये इंतकाम जाग उठा था कि मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगा, और यह हकीकत बात मिलती है उन्होंने बदला लिया भी। यानी कि जो रियासतें उनसे छिन चुकी थी वो उन्होंने एक एक करके सारी वापस ले ली थी। का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो 1766 से चलता हुआ 1787 तक एंड तक पहुंचा था। यानी कि इनमें मुआहदा तय पा गया था, लेकिन टीपू सुल्तान उस वक्त भी ये बात जानते थे कि ये एक रस्मी मुआहदा है और इसको तोड़ा जाएगा, इसकी पाबंदी कभी नहीं की जाएगी। टीपू सुल्तान ने एक नहीं कई जंगें मराठास के साथ उस वक्त लड़ी थी और उनमें से आधी से ज़्यादा अपने नाम कर ली थी। यानी कि इन्होंने अपने तमाम तर इलाके इनसे वापस हासिल कर लिए थे। जो रह गए थे उन्होंने उन इलाकों को ख़रीद लिया था, यानी कि उनको पैसे दे के ख़रीद लिया था। मराठास उस वक्त ये बात जानते थे कि टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। मराठास के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था टीपू सुल्तान की वहाँ पर रियासत का होना, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ पर अपने कदम जमाने लगी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी थी टीपू सुल्तान की रियासत के अंदर।
ये कॉन्फ्लिक्ट इनके वालिद के दौर से और उससे पहले भी चलते आ रहे थे, लेकिन अब जो टीपू सुल्तान का दौर चल रहा था, इस दौर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऊपर बहुत तवातर से हमले शुरू कर दिए थे। खास करके कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के दौर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा जुल्म ढाती थी। इसकी बहुत सारी वजूहत रही थी, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी वजह रही थी उसमें फ्रेंच आर्मी से इनका इत्तेहाद था। यानी कि उस वक्त की जो फ्रेंच एम्पायर थी वो खिलाफ थी ब्रिटिश एम्पायर के, और वो कभी भी उनको अपने ऊपर गलबा हासिल करने देना नहीं चाहते थे। दर हकीकत तो ब्रिटिश एम्पायर पसंद नहीं करता था उस वक्त के फ्रेंच एम्पायर को, क्योंकि जो फ्रेंच एम्पायर था वो अपनी एक हुकूमत बनाना चाहता था अलग से, यानी वो अपनी एक अलग रियासत बनाना चाहते थे। उस वक्त फ्रेंच आर्मी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रही थी और ये बात ब्रिटिश एम्पायर जानते थे। जबकि ब्रिटिश एम्पायर की पूरी कोशिश रही थी कि हर उस मकाम पर, हर उस जगह पर जो इनके इत्तेहादी हैं उनको मिटा दिया जाए। टीपू सुल्तान भी फ्रेंच एम्पायर के बहुत बड़े इत्तेहादी रहे थे। ना सिर्फ टीपू सुल्तान बल्कि उनके वालिद हैदर अली भी फ्रेंच आर्मी के बहुत बड़े हिमायती रहे थे। कहा जाता है सिर्फ यही वजह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी थी। यानी कि उनको यह इत्तेहाद कतई पसंद नहीं था और ना ही उनको टीपू सुल्तान पसंद थे। वो ये चाहते थे कि टीपू सुल्तान को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ वही एक दीवार थे जो हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस दीवार के गिरने के बाद हिंदुस्तान उनका था। ये बात भी हकीकत रही है कि टीपू सुल्तान को आसान टारगेट नहीं थे। ये बात ईस्ट इंडियन कंपनी भी जानती थी कि इनको हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जबकि कई कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान हो चुके थे, जिनमें टीपू सुल्तान काफ़ी बार इनको मात दे चुके थे। 1778 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार शुरू हो जाती है। ये वार शुरू होती है हैदर अली के दौर के अंदर, यानी कि इनके वालिद के दौर के अंदर ये वार का आगाज़ हो जाता है। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो जाता है और इनका इंतकाल होता है कैंसर के मर्ज की वजह से। जबकि कहा जाता है इनके इंतकाल के बावजूद भी ये जंग नहीं रुकी थी और टीपू सुल्तान ने इस जंग को कंटिन्यू कर दिया था। 1782 का ही दौर था जिसमें टीपू सुल्तान ने अनाउंस कर दिया था कि वो यहाँ के रूलर हैं, यानी कि नए सुल्तान हैं। जबकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार चलते चलते 1784 तक पहुँच गई थी। ये जंग काफ़ी लंबे अरसे चली थी और फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जंग का इख्तिताम कर दिया था और उन्होंने एक मुआहदा साइन कर लिया था। इस मुआहदे के अंदर इन्होंने ये बात लिखी थी कि जंग ख़त्म की जाती है। जबकि टीपू सुल्तान ये बात जानते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से सर उठाएगा और फिर ये हमला करेंगे, क्योंकि वो इनकी फितरत को, यानी कि अंग्रेज़ों की फितरत को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। वो जानता था इनकी फ़ौजी ताकत कम हो रही है और तवातर से मेरे हमले इनको शिकस्त पा कर रहे हैं। और टीपू सुल्तान ये बात भी जानते थे कि अपनी मुकम्मल फ़ौजी ताकत जमा करने के लिए इस जंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त का ब्रिटिश एम्पायर बहुत सारी जंगों में इन्वॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी फ़ौजी ताकत बहुत कम होने लगी थी। और कहा जाता है सेकेंड एंग्लो वॉर को ख़त्म करने की वजह भी यही रही थी, यानी कि टीपू सुल्तान ही वो वाइस शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे ढकेल दिया था। यानी कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हिंदुस्तान में खड़े हुए थे। टीपू सुल्तान ही वो वाइड लीडर रहे थे, वाइड रूलर रहे थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे धकेल दिया था। इनके अलावा किसी ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे नहीं ढकेला था। ये हिंदुस्तान में खड़ी भी वो चट्टान थे जिसको अबूर करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जबकि पीछे हटने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने मुआहदा दस्तखत तो कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर इस मुआहदे से हिल चुका था। यानी कि अब ब्रिटिश एम्पायर डायरेक्ट टीपू सुल्तान की हुक्मरानी के ऊपर नज़र रखने लगा था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होने वाली जंग अब ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंच चुकी थी और टीपू सुल्तान एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर में टीपू सुल्तान को हराने के बहुत सारे मंसूबे बनने लगे। उन्होंने अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था और कई मंसूबे टीपू सुल्तान की सल्तनत को गिराने के लिए करने लगे। जबकि अपनी आदत और फितरत के मुताबिक इन्होंने हिंदुस्तान में फूट डालना शुरू कर दी थी और सारी रियासतों को टीपू सुल्तान की रियासत से बगावत पर उकसाने लगे थे। 1787 तक मराठाओं से जंगें करने के बाद टीपू सुल्तान ये बात अच्छी तरह भांप चुके थे कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके ऊपर अटैक किया जाने लगा था। इस बात से टीपू सुल्तान ये बात तो समझ चुके थे इन्हें पीछे से सपोर्ट की जा रही है और उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है वो ये बात भी जान चुके थे। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निज़ाम ने एक साथ इत्तेहाद कर लिया था और बहुत मजबूती के साथ तवातर से ये टीपू सुल्तान की हुकूमत पे हमले करने लगे थे। इन हमलों में काफ़ी छोटी रियासतें टीपू सुल्तान के हाथ से जाने लगी थी।
जबकि उनके दौर में काफ़ी बड़ी रियासतें खतरे में भी रहने लगी थी। 1789 में मलाबार से जंगें शुरू हो चुकी थी, जबकि टीपू सुल्तान और ट्रावनाकारे धर्माराजा के दरमियान भी जंगें शुरू हो चुकी थी। 1789 में जंगें शुरू हुई थी और 1791 तक ये जंगें चली थी। कहा जाता है इसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेंगलोर के ऊपर कब्जा कर लिया था। यानी कि बेंगलोर उनके हाथ में था, जो कि टीपू सुल्तान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने फ़ौरन अपने फौजी दस्ते बेंगलोर की तरफ रवाना करे और ख़ुद भी वो वहाँ जा पहुँचे थे। उस वक्त जो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल मौजूद थे, उनका नाम था कॉर्नवालिस। उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि टीपू सुल्तान बेंगलोर की तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं। टीपू सुल्तान जो कि जंगी सलाहियतों में महारत रखते थे, वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जंग का आगाज़ कर दिया था। कॉर्नवालिस ने जब वहाँ पर जंग की हालत देखी तो ये बात समझ चुका था कि हम बहुत जल्द शिकस्त खा जाएंगे। उसने फ़ौरन राह फरार इख्तियार कर ली थी। ये शिकस्त खाने के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर ही डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका था इस जंग के अंदर। ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर दी थी और बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी साजिशें टीपू सुल्तान के खिलाफ होने लगी थी। टीपू सुल्तान उस वक्त ये बात जानते थे कि अगर उन्हें कोई तोड़ सकता है तो खुद हिंदुस्तानी ही उन्हें तोड़ सकते हैं। बाकी उन्हें मालूम था कोई भारी ताकत उनको तोड़ नहीं सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर दिए थे। इनमें अंदरूनी साजिश करने वाले लोग भी शामिल थे और बैरूनी साजिश करने वाले लोग भी शामिल थे। कहा जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से टीपू सुल्तान को नुकसान पहुँचाया जाने लगा था। इसमें तिजारत और मुख्तलिफ तरीक़ों से टीपू सुल्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। जबकि जो छोटी रियासतों पे कब्जे थे वो तवासर से चलते रहे थे। बहुत सारी जगहों को टीपू सुल्तान आज़ाद करा चुके थे, लेकिन अब ये हमले बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। यानी एक दिन में 3-3, 4-4 जगहों पर मुहासरा कर लिया जाता था। अब ये ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि टीपू सुल्तान के लिए भी इस जंग से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके पास कोई आसपास की इमदाद भी मौजूद नहीं थी, यानी कि कोई और हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। सारी हिंदुस्तान की हुकूमतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल चुकी थीं। कहा जाता है ये वो दौर रहा था जब हिंदुस्तान ने अपनी किस्मत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दी थी। 1794 तक टीपू सुल्तान ये बात समझ चुके थे कि अब उनको इमदाद की ज़रूरत है। जबकि उनको उस वक्त अपने देरीना दोस्त का ख्याल आता है, यानी कि फ्रांस का ख्याल आता है। वो ख़त लिखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। इस खत के अंदर इन्होंने सपोर्ट मांगी थी, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आगे हमारी मदद की जाए। कहा जाता है खत नेपोलियन बोनापार्ट तक पहुंच चुका था और नेपोलियन बोनापार्ट उस वक्त ये चाहते थे कि वो इनकी मदद करें। उन्होंने अपना एक रिप्लाई लिखा था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं पहुंच पाया था टीपू सुल्तान तक। यानी कि वो खत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों लग चुका था और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके मंसूबे मुकम्मल तौर पे मालूम हो चुके थे। नेपोलियन बोनापार्ट उस वक्त इजिप्ट की जंग के अंदर मसरूफ़ थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त फ़ायदा उठाया और ब्रिटिश एम्पायर से रिक्वेस्ट करी कि वहाँ पर जंगी दस्ते भेजे जाएँ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपोलियन बोनापार्ट को इजिप्ट के अंदर ही घेर लिया था, जिसकी वजह से उनकी जंग बहुत ज़्यादा तवील चलने लगी थी। 1798 तक कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट उस जंग से काफ़ी हद तक निकल चुके थे और वो चाहते थे कि 15,000 फौजियों का दस्ता रवाना कर दिया जाए टीपू सुल्तान की तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश एम्पायर इस मंसूबे को जानते थे और वो ये चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट को जंग में ही इन्वॉल्व रखा जाए। इस जंग की वजह से वो 15,000 फौजियों का दस्ता था, नेपोलियन बोनापार्ट उसको टीपू सुल्तान तक रवाना नहीं कर पाया। नेपोलियन का जवाब ना पाके टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। वो ये बात समझ चुके थे कि अब उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये वो टाइगर ऑफ मैसूर थे जो थके नहीं थे, झुके नहीं थे और कहा जाता है आखिरी सांस तक ये लड़ते ही रहे थे। जबकि मैसूर की हालत हो चुकी थी कि आधे से ज़्यादा मैसूर के ऊपर अब कब्जा हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी अब ये श्रीरंगपट्टनम के ऊपर भी हमला करने वाले थे। टीपू सुल्तान तक ये खबर पहुंचती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी ताकत लेके यहाँ का रुख कर रही है। यानी कि उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 60,000 फौज की तादाद मौजूद थी। इस 60,000 की फ़ौज में से सिर्फ और सिर्फ 4,000 यूरोपियन शामिल थे, बाकी 56,000 इसमें हिंदुस्तानी थे। यानी कि टीपू सुल्तान अब जो जंग करने आ रहे थे उसमें 56,000 हिंदुस्तानी शामिल थे, वो भी ब्रिटिश झंडे के नीचे। टीपू सुल्तान घबराने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि आने दो। जब वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ का मुहासरा कर लिया था, तब भी टीपू सुल्तान नहीं घबराए थे। जबकि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की वजह से टीपू सुल्तान को मात दी गई। टीपू सुल्तान जो कि किले के अंदर बंद थे और इंतज़ार कर रहे थे और जंग की हिकमत अमली कर रहे थे, उनको किसी न किसी तरह किसी बहाने से किले से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि
मुकम्मल साजिश के मुताबिक इनको किले से बाहर निकाला जाता है। जब वो किले के बाहर पहुंच चुके थे तो कहा जाता है किले के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था। किले के दरवाजे बंद होने के बाद अब उनके पास राय फरार का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ देखा और अपने छोटे से दस्ते की तरफ देखा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नारे तकबीर लगाया और जंग शुरू कर दी। कहा जाता है इस छोटे से दस्ते ने भी पैर उखाड़ दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इन्होंने काफ़ी पीछे तक धकेल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अपनी तादाद कम होने की वजह से इनको घेर लिया जाता है और इनको मारना शुरू कर दिया जाता है। उस वक्त जो वफादार टीपू सुल्तान के साथ मौजूद थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ से निकल जाएं, लेकिन टीपू सुल्तान ने उस वक्त तारीखी मुकालमा उनके सामने कहा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और उन्होंने यही साबित करा, यानी कि वो पीछे नहीं हटे, शेरों की तरह लड़ते रहे और जामे शहादत नोश कर ली थी। जो उस वक्त के ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बात बताई थी कि ये बड़ी जान फिशानी से लड़े थे और आखिरी दम तक, उनके आखिरी कतरे तक लड़ते रहे थे, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी, शेरों की तरह वो लड़ रहे थे। उस वक्त जो फौजी उनके ऊपर हमला कर रहे थे उन तक को ये बात मालूम नहीं थी कि हम टीपू सुल्तान पर हमला कर रहे हैं। कहा जाता है अगर उन्हें बात पता हो जाती कि ये टीपू सुल्तान है तो शायद वो हमला भी ना करते। जबकि वहाँ पर मौजूद जनरल हैरिस थे जिनका मुकालमा उस वक्त ये था कि हिंदुस्तान अब हमारा है। टीपू सुल्तान को हवाली गेट के ऊपर शहीद किया गया था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात मालूम होती है कि टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने बड़े एजाज़ और इकराम के साथ उनकी तदफीन का बंदोबस्त करा था। ये वो शेरों की ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान रहा था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के और मैसूर के लोगों के नाम कर दी थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी तवील जंगों में रखी थी ताकि लोग खुशहाल रह सकें। इन्होंने मैसूर को, हिंदुस्तान को तरक्की देने की भरपूर कोशिश करी थी। जबकि कहा जाता है निस्फ सदी तक इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल भी कर रखा था। जो इनके साथ एक अलमिया रहा था वो रहा था गद्दारी का। उन्हीं के लोग जो उनके बीच रहते थे, कहा जाता है उन्होंने बहुत ज़्यादा गद्दारियाँ की थी। जो उनके वज़ीर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गद्दारियाँ की थी, जिसमें सर फहरिस्त नाम आता है मीर सादिक का। इनकी शेरों वाली ज़िंदगी इसलिए भी ज़्यादा मशहूर रही है कि इन्होंने अपने दौर के अंदर एक शेर का मुजस्मा भी तामीर कराया था। शेर का मुजस्मा आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है, जबकि उनकी स्वाड भी बहुत ज़्यादा महंगी फ़रोख्त होने वाली स्वाड है। यानी कि इनकी बनाई हुई शेर की मूरत और इनकी स्वाड दुनिया में बेशकीमती हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के लिए कभी इनकी ज़िंदगी बेशकीमती रही थी। दोस्तों, अब आपको ये टीपू सुल्तान की बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।